हमारे बाद की पीढ़ी ने अपनी भाषा छोड़ी है, वो आतंकित करने वाली बात है। आप दुनिया की पूरी भाषाओं के जानकार हो, अगर अपनी भाषा नहीं आती तो सारी जानकारी जीरो हो जाएगी। हमारी दुकानें तभी सजा करती थी जब मेले लगते थे। आज बाजार घर तक पहुंच गए हैं तो मेले के प्रति आकर्षण कैसा होगा। जो परंपरागत मेले थे वो खंडित हो गए हैं, वो टूट गए हैं। हमारे खाने ने बड़ा नाम कमाया है। जिनको हम रोज खाते थे, झंगोरा नहीं खाना चाहते थे। मंडवे की रोटी गरीब की रोटी थी, हम उसको दिखाना भी नहीं चाहते थे। वो इतने महंगे हो गए कि हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है उसमें। अंबानी कृषि कर सकता है तो जो बच्चा कृषक घर में पैदा हुआ है वो क्यों नहीं कृषि कर सकता है। एमकॉम पास आउट टीचर अखरोट नहीं जानता था कि अखरोट कैसे लगता है। गाँव छोड़ने की एक वजह ये रही, गाँव के आदमी के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा। न्यू तीर तो कॉकटेल में बदल गया और लोगों ने इसको अपनी स्टेटस सिंबल बना दिया। कल्चरली क्या अंतर है लाल भात और मीठा भात में? लाल भात उसको कहते हैं जब आप 13वीं या वार्षिक अनुष्ठान में गए हैं, उसी भात को अगर आप शादी में हैं तो ये मीठा भात है। आपने नेगी जी के साथ भी बहुत सारा समय गुजारा है। उनके साथ आकर के मुझे ये समझ आई कि संस्कृति क्या होती है, कि संगीत की दुनिया कैसी होती है। उनसे बेहतर लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है आज भी पूरी दुनिया में। आज हमारे घरों में त्योहार का तरीका बदल रहा है, बोली भाषा धीरे धीरे बदल रही है। ऐसे तो प्रकृति का नियम है कि चेंज जो है वो होता रहना चाहिए, बदलाव ज़रूरी है। इसी के बारे में, कल्चर फोक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं गणेश कुकशाल जी, डायरेक्टर सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो सवाल यही पूछना चाहूँगी कि कल्चर जो हमारा बदल रहा है, हमारी संस्कृति के साथ या हमारे परिवेश के साथ बदलने का एक रीति है या फिर हम धीरे धीरे इससे दूर भी होते जा रहे हैं? जो आपने पहले कहा कि प्रकृति बदलाव लाती है, लेकिन जब हम अपनी संस्कृति के संदर्भ में बात करते हैं, अपनी संस्कृति का संदर्भ लेकर के इस बात को कहते हैं, परिवर्तन की बात को कहते हैं, तो प्रकृति का सा बदलाव नहीं है, वो मानव निर्मित बदलाव है। समाज में जो बदलाव आए उस बदलाव के हिसाब से हमारे संस्कृति के बहुत सारे उपादान खंडित होते चले गए, छूटते चले गए, बदलते चले गए। आज जो हमें संस्कृति दिख रही है, इसको लेकर भी कई लोगों में बड़ी भ्रम की स्थिति। वो संस्कृति सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना स्टेज में दिख रहा होता है, वो नहीं है। संस्कृति एक पूरा संस्कार है और वो संस्कार पूरे मानव जीवन में होता है। उसको लेकर के संस्कृति की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नाचने गाने को उस कल्चर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा अभिवादन का तरीका भी संस्कृति है, हमारे खान पान का तरीका भी, चलने का तरीका भी कल्चरली होता है। तो ये सारे बदलाव वक्त के साथ बाजार बदल रहा है, हमारी संस्कृति को बाजार बदल रहा है, प्रकृति नहीं बदल रही है। आपने कहा बाजार जो है ये बदल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? आज आयोजन को लेकर के कितना बड़ा बाजार है। आप किसी कल्चरल इवेंट को करवा रहे हैं तो उसमें बाजार शामिल है, और उस बाजार को ऑर्गेनाइजिंग का भी आप इवेंट को लेकर के करें, उसके कंसेप्ट को लेकर के बात करें, जो उस आयोजन की अवधारणा है वो भी बाजार है। आज आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक आयोजन कौन करवाता है? राजनीति के लिए राजनीतिक व्यक्ति करवाते हैं, वो भी एक बाजार है। उसके बूते वो लोगों के बीच लोकप्रिय होकर के सत्ता तक जाते हैं, ये बाजार है। तो हमारा सारा बाजार, जो लोग इस तरह के हैं, वो हमारे कल्चर को भी चेंज करने में अहम भूमिका रखते हैं। कल्चर के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं, और देखा जाए तो हम उनके भी आभारी हैं जो कम से कम इस रास्ते तो जा रहे हैं। नहीं तो अनकल्चर्ड ढंग से भी लोग जा रहे हैं सत्ता में, तो वो कल्चर्ड ढंग से जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा बढ़िया है कि वो ऐसे जा रहे हैं। इस बहाने हम अपने लोग को देख पा रहे हैं, इस बहाने भाषा की बात हो पा रही है, इस बहाने नई पीढ़ी तक पहुंचा पा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की जनरेशन के लिए, हमारी पुरानी जनरेशन अक्सर ये बोलती है कि अपनी संस्कृति से आप दूर होते जा रहे हो, अपनी भाषा से दूर होते जा रहे हो, एक तरह का थ्रेट हमारी जनरेशन को और अगली जनरेशन को हम थ्रेट की तरह उसको दिखा रहे हैं? ऐसा नहीं है, थ्रेट की तरह नहीं दिखा रहे हैं। जिस बात को कह रहे हैं वो आतंकित करने वाली बात है। इसलिए है कि हमारे बाद की पीढ़ी ने अपनी भाषा छोड़ी है। भाषा छोड़ेंगे तो भाषा का संस्कार खत्म हो जाएगा। हम भाषा छोड़ेंगे तो जो सांस्कृतिक उपादान हैं, संस्कृति के जो अनुक्रम रहे हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे। इसलिए बोलने में लगता है ऐसा, लेकिन सच ये है कि हमने अपनी मूल चीज छोड़ी, उसकी वजह से हम ज़्यादा आतंकित हैं।
भाषा छोड़ देंगे। अभी सुबह हम किसी कार्यक्रम में बैठे हुए थे तो वहाँ एक बात आई कि इंजीनियर जो चेन्नई में इंजीनियरिंग कर रहा था, जब उसने देखा कि तेलुगु लोग, उनकी तो बहुत रिच परंपरा है, तेलुगु कल्चर की तो रिच परंपरा है। उसने कहा कि जब मैं वहाँ गया, वहाँ देखा मैंने, तो वहाँ तेलुगु वाले तो तेलुगु में बात करेंगे, मलयालम में बात करेंगे, समझ आती है बात, बंगाली वाले बंगाली में, गुजराती वाले गुजराती में बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं गढ़वाली नहीं जानता था। ये है आतंक। अपनी आइडेंटिटी का अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, कल्चर भी है ना। हमारी पहचान के साथ साथ अपनी बात को कहने का जो सलीका है वो बिल्कुल हमने छोड़ दिया। हम उधार की जिंदगी जीने लगे। ये सब उधार का है जिसको लेकर के आप, क्योंकि आप अपनी रूट्स को नहीं जानते हैं। आप दुनिया की तमाम भाषाओं के पारंगत होंगे तो भी हास्यास्पद होंगे। अगर आप यहाँ से अपनी अंग्रेजी को लेकर के या स्पेनिश को लेकर के उन देशों में चले जाएंगे जहाँ अंग्रेजी और स्पेनिश बोली जाती है, बोले क्या बोल रहा है, इस सूरत में नहीं बोलने वाली। तो हम सूरत से भी गए हैं, सीरत से भी गए, जहाँ हमारी स्वीकार्यता थी वो हम बोल नहीं पा रहे हैं। जब हमने, आप दुनिया की पूरी भाषाओं के जानकार हो, जब अपनी भाषा नहीं आती तो सारी जानकारी जीरो हो जाएगी। आप अपनी भाषा के जानकार हैं, उसके बाद आपको कोई भी भाषा आती हो, आप उसको उसके दम पर अपने को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आप अपनी भाषा की बारीकियों को जानते हैं। तो आप कंपैरेटिव स्टडी करके बताएंगे कि जो भाषा आपकी है, भाषाएं सारी आदरणीय हैं, सब सम्मान योग्य हैं, लेकिन मेरी भाषा का दम ये है, आप तब बोलेंगे जब आधा होगा। क्या सिर्फ भाषा ना बोलने से आप कल्चर से दूर हो सकते? ऐसे बहुत सारे बच्चे आज होंगे, हमारी जनरेशन के भी होंगे, आने वाली जनरेशन में होंगे, जो शायद बोली उतने अच्छे से नहीं जान पा रहे लेकिन अपने कल्चर को फिर भी समझते हैं। हमारी लोक की परंपरा है कि हमारी वन्यात की परंपरा है, यात्राओं की परंपरा है, और वहाँ पर जो भगवती की जो यात्रा चल रही है, उस भगवती की यात्रा के साथ चलने वाले जो उस न्याजा को, उस पताका को ले जाने वाले अहरवाल हैं, तो जिसको भाषा नहीं आती है वो ये बोलेगा कि जो ये ध्वजा ले जाने वाले लोग हैं, जबकि ध्वजा ले जाने वाले लोग नहीं, वो अहरवाल हैं। तो आप संस्कृति के बहुत बड़े पक्ष को छोड़ते चले जाएंगे। संस्कृतियां ऐसी ही छिन्न भिन्न होती चली जाएंगी, क्योंकि उसके कंटेंट को समझने के लिए भाषा के उस पक्ष को जानना तो होगा। ढोल के बोलों को लेकर के वो बात होती है। ढोल की जो चाल है, हमारे यहाँ ताल को चाल कहा जाता है। चाल बहुत अद्भुत होती है हमारे यहाँ। जब हम अपने ढोल की चाल की बात करते हैं, ये चाल लगा दे तो पता चल जाएगा कि कल्चरली साउंड आदमी है। हम ढोल पर कहरवा थोड़ी बजाएंगे, अपनी चाल बजाएंगे। तो इसलिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। विलियम शेक्स ने तो नंदा राजजात पर इतना बड़ा काम किया। वो तो जर्मन हैं और यहाँ आकर के उन्होंने वो पूरा काम किया है। तो अंग्रेज भी यहाँ के कल्चर को समझे, वो अलग बात है ना। उनकी समझ उसी लेवल तक होगी या फिर पूछ पूछ करके उसकी रूट तक जाने की कोशिश करेंगे। जब हम भाषा छोड़ देंगे तो पूछेंगे किसको? आपने एक बात बोली कि जो नंदा राजजात में पताका लेके जाते हैं वो नंदा राजजात में नहीं, जो यात्राएं चलती हैं वहाँ तो पालकी, वो डोली की वो है ना, संतोली की परंपरा है। वो धराएं अलग चलती हैं, उसके अहरवाल अलग चलते हैं। जैसे उमा देवी की बनियात होती है, देवरा देवी की बनियात होती है। आपने क्या अहरवाल ये क्यों बोला जाता है? हमारे लोक में प्रचलित है ना कि उनको बोलेंगे। उनके ये कौन होते हैं? जितने समय तक यात्रा होती है उतने समय तक वो पूरी तरह से उसमें लीन रहते हैं, साधनारत रहते हैं। उसका कुछ निश्चित समय होता है कि जब से ये दिन तय हो जाएगा उसके बाद से उसके पूर्ण होने तक वो ग्रस्त में नहीं रहते हैं। अच्छा, उसकी वर्जनाएं हैं। आप किस तरह रहेंगे, पूजा विधान किस तरह का होगा, आप जूते नहीं पहनेंगे। तो वही अहरवाल हैं जो इसको लेके जाएंगे, तो वो साधनारत रहते हैं, वो अहरवाल हैं। फेस्टिवल की बात हो रही है, राजजात की बात हो रही है, हमने भाषा का की तो अहमियत समझ ली, लेकिन इसके साथ हमारे फेस्टिवल्स भी अब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं या छोटे आकार में अब हो रहे हैं। जैसे गिंदी का मेला पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज हमारी कम्युनिटीज़ भी अब उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई क्योंकि उनके पास अब डिस्ट्रैक्शन के और मनोरंजन के और साधन आ गए हैं। तो शायद अब मेले वो एक प्राइमरी गोल नहीं रह गया लोगों से मिलने का। समय के साथ में जो बदलाव आए वो बहुत महत्वपूर्ण हुए। हमारे मिलन के जो अवसर थे वो निर्धारित थे।
पर्व और मेलों की परंपरा रही हमारी। पर्व निर्धारित होती हैं, तिथियां पर्व की निर्धारित होती हैं, मेलों के अवसर निर्धारित होते हैं कि कब कौन सा मेला होगा। मेलों की जो परंपरा रही है वो हमारे लोग की बहुत समृद्धशाली परंपरा रही, जिसमें हम अपने पूरे जीवन को एक साथ देख सकते थे। आज का जो बाजार है, मार्केट, जहाँ दुकानें सजी हुई हैं, पहले हमारी बाजार वो हुआ करती थी, हमारी दुकानें तभी सजा करती थी जब मेले लगते थे। तब बाजार हमसे बहुत दूर था, तब उस दिन आता था तो हमारे पास बड़ा उत्साह रहता था। आज बाजार घर तक पहुंच गए हैं तो मेले के प्रति आकर्षण कैसा होगा, वो खंडित हो गया। मेले को लेकर के जिस तरह के उसकी परंपरा रही है कि लोग वहाँ लोगों के जमावड़ा होने की परंपरा रही है, गांव खाली हो गए हैं। गांव वाली जगह पे जहाँ मेला हो रहा है, आज अगर दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ वाले नहीं आएंगे तो जीरो है वो मेला। तब भी पलायन वाला पार्ट है, वो भी एक इसने बहुत प्रभावित किया है मेलों को। लेकिन कहते हैं कि वन प्रांतर क्षेत्रों के लोग उत्सव धर्मी लोग रहते हैं, हम प्रकृति के सानिध्य वाले लोग हैं, प्रकृति के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर उत्सव धर्मिता है, हमारा उल्लास, हमारा उत्साह हमारे मन में होता है और ये उल्लास और उत्साह ही मेले आयोजित करवाता है। आज हम देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि जो परंपरागत मेले थे वो खंडित हो गए हैं, वो टूट गए हैं या बहुत कम हो गए, बावजूद इसके बिना मेलों के कुछ नहीं होता है। और हम अगर दिल्ली में, नोएडा में अगर महाकौथिक कर रहे हैं, गाजियाबाद में महाकौथिक कर रहे हैं, तो हमारे खून में है वो उत्सव धर्मिता खून में है। इसको आप उत्सव और उल्लास को ये मान के चलें कि वो प्रकृति प्रदत्त है हमको और जो हमारे खून में रचा बसा है। इसलिए जब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जो मेले हो रहे हैं, आखिर वो इन्हीं की तो वानगी है, इसी की तो प्रतिपूर्ति है। उन जगह बदल गई है। आज आप देखेंगे कि मेले किस तरह हो रहे हैं। अब अलग तरह के मेले आयोजित होने लगे, जहाँ खूब सजावट उजावट के साथ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ, टेंट लगा करके बड़े मेले आयोजित हो रहे हैं। उनको सरकारी मेलों की श्रेणी में भी आप ले सकते हैं। सरकारी मेले में भी फिर आप लोक कल्चर की तरफ, लोक संस्कृति की तरफ आते हैं, तो वो सारा है तो वही मेलों का ही स्वरूप है, वो बदल गया है। और जिस बाजार की हम बात कर रहे हैं, आखिर संस्कृति ने भी वो बाजार ढूंढ लिया है। पर कुछ मेले ऐसे हैं जो अब बदलाव के साथ नई जनरेशन को भी खींच के ला रहे हैं और नई जनरेशन उनको ऑर्गेनाइज भी कर रही है। जैसे काफल फेस्टिवल का नाम हमने अभी रिसेंटली सुना है, और भी इस तरह के छोटे छोटे फेस्टिवल छोटे छोटे गांव में हो रहे हैं और नए बच्चे, यंग जनरेशन, यूथ इसको आगे फॉलो कर रहा है। हमने सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपी हुई हो, सब सर्वविदित। और आप देखते होंगे कि भारत मैच जीत रहा है तो जुलूस निकल रही है, क्या है? मेला ही है ना। वो अंदर का है ना। आप उसकी अब तलाश कर रहे हैं कि कब मौका मिले। तो जो हमारे मेले थे वो दोबारा बेहतर ढंग से नई जनरेशन के साथ इसलिए आएंगे कि मेलों का कल्चर तो ही, वो तो अंदर बह रहा है ना, वो संस्कार में है, वो ढूंढ रहे हैं अवसर। तो नई पीढ़ी आ रही है, तो हमें लग रहा है कि नई पीढ़ी आ रही है। लेकिन अगर हम मेले की दृष्टि देखेंगे तो कौथगेर पहले भी आए, आते रहे और आते रहेंगे। मेरे पिताजी मेले जाते थे, उनके साथ मैं गया, मेरे बाद मेरी औलाद आ रही है, वो जाएगी। हम तो सेलिब्रेशन के कारण ढूंढते हैं इकट्ठा होने का, हंसने गाने का। क्या कोई ऐसे मेले, ऐसे फेस्टिवल हैं जिन पे अभी फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेरिटेज का पार्ट है और कहीं ना कहीं उनका लुप्त होना भी हमारे कल्चर को थ्रेट है? जैसे पिथौरागढ़ की हिल यात्रा है, लखिया भूत वाला जो कंसेप्ट है, ये जब बच्चों में जाएगा, उसकी कथा जाएगी, रोंगटे खड़े करने वाली कथा जब इस्टेब्लिश की जाएगी, स्थापित की जाएगी, तब बताया जाएगा कि ये इस तरह होना ही चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हर समय में अपने अपने कालावधि में वीर पैदा होते हैं। उन वीरों का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने खून किया हो, उन्होंने बलिदान किया हो, लेकिन उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम करके जो शौर्य स्थापित किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो हिल यात्रा वाला है, इधर रम्माण वाला है, नंदा राज जात की अपनी परंपरा है, उत्तरायणी की अपनी परंपरा है, माघ की अपनी परंपरा है, मकरेन मेलों की अपनी परंपरा है, बैसाख के मेलों की अपनी परंपरा है, बैसाख के 2 गति होने वाले मेलों की अपनी परंपरा है। अब पिछले कुछ समय से एक बदलाव भी आया है कि पूरे जून के महीने पूरे उत्तराखंड में मेले होते हैं, क्योंकि उस समय अवकाश का समय है, इस बहाने लोग घर आ जाते हैं। तो ये लगता है कि सब जगह अनुष्ठान शुरू हो गए हैं, तो वो
कल्चर के प्रति आकर्षण ही है, उसके प्रति भाव ही है जो उनको यहाँ ला करके फिर एक साथ इकट्ठा करके मेले का स्वरूप ले लेता है। लेकिन हमारे कल्चर का एक बहुत अहम पार्ट हमारा खाना भी है, हमारे व्यंजन है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे तो अब दिखाई नहीं देते। अगर मैं किसी टूरिस्ट को पूछूं या मैं कोई मेरा फ्रेंड अगर कहीं बाहर से आता हो, दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हूँ, मैं आज के डेट में कहीं उनको खाना खिलाने ले जाऊँ पहाड़ी खाना, तो मुझे उसकी अभाव दिखाई देता है, उसकी स्कार्सिटी दिखाई देती है। और जो बाहर से आने वाला टूरिस्ट है वो हमारे यहाँ या तो अपना खाना बनाते हैं या फिर आज भी जो बाकी कल्चर है कि पोहा, उपमा, पराठे, इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम अपना खाना परोसते नहीं है लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। एक बात तो ये है कि जो अपना खाना लेके चलते हैं, यहाँ से बात के अंदर जाते हैं, वो उसको पैसे से जोड़ करके देखते हैं। जो हमारा खाना है, हमारे खाने ने बड़ा नाम कमाया है, ऐसा नहीं है। एक पूरे देश के खाने ने नाम कमाया। कोविड-19 की अगर बात करेंगे तो हमारे दाल भात और कड़ी भात ने पूरी दुनिया में मिसाल स्थापित कर दी कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, यह स्थापित हुआ। दूसरी बात ये, जो हमारे अपने लोक व्यंजन थे, लोक व्यंजन बहुत सलीके से परोसे जाने लगे हैं। हम हमसे दूर इसलिए हो गए हैं, जिनको हम रोज खाते थे वो इतने महंगे हो गए कि हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है उसमें। जिसको हम रोज खाते थे और नहीं खाना चाहते थे, झंगोरा नहीं खाना चाहते थे, मंडुए की रोटी गरीब की रोटी थी, हम उसको दिखाना भी नहीं चाहते थे। हमारा आकर्षण बचपन से भी, जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ, हमारे गांव को झंगोरे का गांव है, हमारे यहाँ तो धान होता ही नहीं है, या उखड़ की धान होती है तो बहुत कम होती है, वो भी उस दिन बनेगी जिस दिन मेहमान आएगा। हमने वो जीवन देख रखा है। तो जिसको हम खाना ही नहीं चाहते थे, और मतलब ये समझिए कि तृप्त हो रखे हैं, आज वो बड़े लोगों का खाना हो गया है। जिस खाने को, जिस पेट को हम 60 रुपए के कड़ी चावल में भर सकते हैं, उतना ही खाना खाने के लिए अपनी डाइट के लिए हमें 600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो हमारी जेब अलाउ नहीं करती कि, इसलिए आपको भी लग रहा होगा कि खाना हमारे व्यंजन दूर हो गए। हमारे व्यंजन दूर नहीं हुए, अब हमारे व्यंजन नाम कमाने लगे हैं और बहुत कॉस्टली हो गए हैं। दुर्भाग्य ये है कि जहाँ से ये उत्पाद आने थे वहाँ लोगों ने खेती छोड़ दी। हमने अपने समय में, मैंने अपने पिताजी को झंगोरा मारने की जो दाई होती थी, यानी बैल घुमा करके, वहीं से मैंने 60 कुंतल झंगोरा उठते हुए देखा अपने घर से, अपने चौक से। मेरे पिताजी जब पहला सूप डालते थे उसमें बोरी में, तो कहते थे बरकत, बहुत धीरे से बरकत। और हमें लगता है कि उनकी वो मेहनत आज भी हमारी बरकत है। तो हमने वो देखा, तब कितने में गया होगा वो 60 कुंतल। आज 120 रुपए, 140 रुपए किलो झंगोरा ले रहे हैं आप। अच्छा चावल भी 80 रुपए में खरीद रहे हैं। आधी कीमत पर आप बढ़िया चावल खरीद रहे हैं, दुगनी कीमत पर झंगोरा पहुंच गया है। वही झंगोरा जिसको हमने कभी नहीं पूछा। हालत ये हो गई है कि जिस झंगोरे की इतनी डिमांड है, वो झंगोरा हमारे खेत से गायब हो गया है। हम अपने बच्चों को अपनी फसल से, अपनी जमीन से उस सम्मान के साथ नहीं जोड़ पाए कि ये जमीन तुम्हें कैसा दे सकती है। इसका खामियाजा भुगत रही हमारी पीढ़ी। हमारी पीढ़ियां नौकर होने के लिए जा रही हैं। आज पूरी दुनिया में, अब दुनिया छोड़ दो, अपने देश में बहुत सारी जगह आपको टाटा और अंबानी फसल करते हुए देखे। खेती की बात करते हैं, ये खेती की बात करते हैं। अगर इनकी खेती हो सकती है, अंबानी फसल कृषि कर सकता है, तो जो बच्चा कृषक घर में पैदा हुआ है वो क्यों नहीं कृषि कर सकता है। लेकिन इस गौरव को स्थापित करने के लिए, इस बात को स्टेब्लिश करने के लिए एक नहीं, पूरी समुदाय को बहुत बड़ी लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। हम साउथ इंडिया में जाते हैं, केरल जाते हैं या कहीं आंध्र प्रदेश जाते हैं, तो हमेशा अक्सर वहाँ का खाना खाना चाहते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड कोई आता है, और टूरिस्ट तो हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि हमने उत्तराखंड का खाना खाया है या वहाँ का खाना खाना, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो सब सेम ही है, उत्तराखंड की अपनी कोई डिश है नहीं। हम शायद ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। हमने ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम अपने बाजार में, एक तो हमें परोसने का सलीका सीखना होगा। अगर हम बहुत बेहतरीन ढंग से परोसना सीखें
इस बात को लेकर के मैं कई बार मुझे लगता है कि हरीश रावत जी ने अपने समय में जब यहाँ पर राष्ट्रपति आए थे तो उनको झंगोरे की खीर खिलाई थी, जिस पे प्रणब मुखर्जी ने बड़ी टिप्पणी की थी। अच्छा लगता है कोई आदमी अपनी जमीन के उत्पाद को इतने बड़े लेवल तक पहुंचा दें, इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये बताई जाने की आवश्यकता है कि जो उत्पाद तुम्हारे पास है ये बहुत बेहतरीन है। जो बना रहा है जब वही उसको हिकारत की दृष्टि से देख रहा है तो कहाँ जाएगा। हमारा अपना, हम कह रहे हैं कि बरसात के दिनों में जो तैरू की पतिउड़ बनाते हैं लोग, इसी को बेच दें, सिर्फ तेल का ही तो खर्चा है, बिल्कुल उसी में कमा लेंगे। बढ़िया ढंग से परोसेंगे तो जितने में वो एक प्लेट पकौड़ी बेचेंगे उतने में कई प्लेट पकौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी एक प्लेट की कीमत पर। यानी कि वो हमें फाइनेंशियली भी सस्टेन करेगा, हमें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। आवश्यकता है कि इसको समझने की, और इसकी समझ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, हम उस समाज के लोग हैं। इस बात को कहने में मुझे कतई हिचक नहीं होती कि हम उस समाज के लोग हैं जिसको अवसर नहीं मिले, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे। आज हमारे बच्चे की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आज बच्चे खाने पर, घूमने पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया घूम के आओ, लेकिन यहाँ आकर के अपने नाज की बात जरूर करो, अपने उत्पाद की बात जरूर करो, अपने लोक व्यंजनों की बात जरूर करो। और इसको स्टेब्लिश करवाने के लिए आखिर जब आप बाजार में जाके नूडल्स मांगेंगे तो लाला क्यों बनाएगा अपने उत्पाद को। दूसरी खराब बात क्या होगी कि मेरी मनसा ऐसी कि मेरा बच्चा मेरे साथ गया हुआ है तो मैं उसको बाजार में, ये तो घर में ही खा लेगा, तो क्या जरूरत है यहाँ पर खाने की। उसको बाजार में उसको खिलाने की आवश्यकता है। ये मन स्थितियाँ चेंज करने की आवश्यकता। जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं, ये ट्रेंड है ना, जब तक बदलेंगे नहीं तब तक आप अपने उत्पाद को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक समय में खेती में कुछ 5-6 महीने खेत खाली छोड़ देने की परंपरा है, जिनको अमल सड़ा कहते हैं। तो क्यों छोड़े जाते हैं उससे पता चलता है। फिर वहाँ क्या बोया जाता है, हमारे पास वो सारी चीजें हैं ना, लेकिन तो हम गांव में रहते ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं होता। इसीलिए तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा गांव हमें आर्थिक रूप से मजबूती दे सकता है, ये खेती मेरी जीविकोपार्जन का जरिया बन सकती है, तो किसी का नौकर होने से बढ़िया नहीं है अपना मालिक रहूं। जो मुझे प्रॉब्लम अभी समझ में आ रही है कि गांव में ही नहीं रहना चाह रहे, जिसकी वजह से खेती इफेक्टेड है, जिसकी वजह से हमारा पूरा कल्चर इफेक्टेड है, हमारी बोली भाषा भी। अब गांव में तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चीजें सीखते हैं। डॉक्टर नंदलाल भारती जी जब हमारे पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि गांव ही आपका सबसे बड़ा स्कूल है, आपका आंगन। क्योंकि आप स्कूलों में आज बोली कितनी भी सीख लीजिए, जो आप अपने घर के आंगन में और ओरल ट्रेडिशन के थ्रू चीजें सीखते हैं, चाहे डांस करना है, चाहे फोक संगीत है, चाहे कोई भी इस तरह की चीजें हैं, अपना अनाज है, चाहे वो कूटना है, चाहे कुछ भी चीज है, तो जब हम वो सीखते हैं हमें स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती जी। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही। वो तो बहुत व्यावहारिक आदमी है नंदलाल भारती जी, उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही। वहाँ बताने की आवश्यकता थोड़ी है। इस बात को मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाना चाह रहा हूँ कि जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का छात्र था तो हमारे एक गुरुजी आए, उसी समय नए लगे, एमकॉम पास आउट करके आए, तो वो तो वहाँ लगे जहाँ पर मैं रहता था। संयोग से उनका और मेरा कमरा बिल्कुल साथ हो गए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि वो तू, उनका टोन होता है, गणेश भी नहीं बोलते, गणेश कि ये क्या लगा हुआ है। वो अखरोट लगा हुआ था। एमकॉम पास आउट टीचर अखरोट नहीं जानता था कि अखरोट कैसे लगता है। अच्छा, क्योंकि वो बाहर की बनावट तो हरा तो है ना, ये क्या है। तो मुझे लगा कि हमारे बच्चे जो गांव में, उनको कितना नॉलेज होता है इन सारी चीजों का। व्यवहारिक ज्ञान है, जमीन का ज्ञान है। और इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ खेती के लिए वो ज्ञान है, वो ज्ञान तो समग्र है जी। कहीं जा करके हमारा बच्चा तो कभी नहीं पूछेगा कि क्या लगा हुआ है, कि उसे पता है कि क्या लगा हुआ है, उसका व्यावहारिक ज्ञान ऐसा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रास रूट से पता चलती हैं। आपका गांव आपको ये सारी चीजें देता है। खराब बात यह है कि जो गांव का है उसके प्रति जो हेय दृष्टि है, उसने गांव छुड़वाए। गांव छोड़ने की एक वजह ये रही कि गांव के आदमी के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा। ऐसी हालातों ने गांव छुड़वाए लोगों से, लोगों की औलादों से। और
जो भी आदमी अपने परिवार के साथ रहो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा नीचा हो, अपने बच्चे की बेहतरी के लिए करेगा। और उसके लिए हुआ क्या, गांव छूटे तो जिस पर हम सारी बातचीत कर रहे हैं वो सारी चीजें छूटती चली गई है। और क्या चीजें हैं जिससे हमारी जो परंपरा है, हमारी जो ट्रेडिशन है वो इतना स्ट्रांग है और जिन पे ध्यान देने की जरूरत है अभी? और आज समय के साथ बहुत बदलाव आ गए। शादी के समय जब दुल्हन गांव में आती थी तो गांव में आने के बाद कदाचित रात को बारात पहुंचती थी। दूसरे दिन सुबह जो पहला कार्य होता था वो धारा पूजन का होता था। मेरा जीवन इस स्रोत से जुड़ गया है, उसकी पूजा है। ये भाव कहाँ से लाएंगे जब इतना बदलाव हो गया है। आज समय में जो चेंज आया है उस चेंज ने वो बहुत छोटे छोटे ताने बाने हैं जिसको देख कर के हम लोग सूर्य पूजा की जो परंपरा है, आप इसको धार्मिक दृश्य न देखें, प्राकृतिक दृश्य देखें कि प्रकृति के जो उत्पाद भगवान ने हमको दे रखे हैं उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव कैसा है, वो संस्कार में है। एच.जी. वाल्टन ने अपने गजेटियर में लिखा है कि जो किसी पहाड़ी आदमी को आप किसी नदी के सामने देखेंगे तो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कुछ बुदबुदाता हुआ भी सुनाई दे सकता है। किसी पहाड़ी आदमी को आप हिमालय के सामने देखेंगे तो उसको प्रणाम करता हुआ दिखता है। तो ये हमारे संस्कार थे, आज हैं खत्म हो गए। परंपरा का पता ऐसे चलता है कि जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की परंपरा कैसे होती है, जब हम वहाँ रहना शुरू करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। गंगा घाटी के लोग किसी काम को लेकर के बात करते हैं, साक्ष्य के रूप में जब गंगा को प्रस्तुत करते हैं तो गंगा माँ की सौगंध खा रहे हैं। हम माँ की कसम खाते हैं, हाँ। वो गंगा माँ की सौगंध खाते हैं। तो ये भाव तब होगा जब आप जमीन से जुड़ेंगे। हमारे संस्कारों में प्रकृति का एक समावेश है। क्या हमारे फेस्टिवल्स में भी ऐसा देखने को मिलता है या और ट्रेडिशंस में? हाँ जी, देखने को मिलता है। मेलों के साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि ये निमित्त क्या है, ये आयोजन जो हो रहा है वो किसके निमित्त हो रहा है। अगर आप पूजा की परंपरा में बात करेंगे, इस पूजा से नहीं है मतलब, इसको धार्मिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सांस्कृतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। फिर उसके कंपोनेंट को समझने की आवश्यकता है कि इसका जो विधान है वो कैसा विधान है। आप निरंकार की पूजा में जाएंगे तो निरंकार की पूजा में पद्म ब्रश पैया की पूजा होती है। पैया की पूजा पर जाने के लिए जो घर में अनुष्ठान होता है उसकी बारीकी की मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं कि हम हिमालय को देख के हाथ जोड़ रहे हों, हम ये भी करते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन में इसको आत्मसात करते हैं कि घर से जब पैया के लिए जाते हैं पुजारी लोग गाँव के, जिनका पूजन हो रहा है वो लोग, तो घर से आटे के नाग बनते हैं, हाथी बनते हैं आटे के, हिरण बनते हैं, बकरियां बनती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देव अनुष्ठानों में हम कैसे इनसे जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा और हो सकता है कि आपने देखा भी हो कि उस निरंकार की पूजा में पैया तब काटा जाता है जब सुन्नी गरुड़ आता है, और आता है। जिनको हमारे सुनने वाले जिनको यकीन ना हो वो कभी भी निरंकार की पूजा में आकर के इसका साक्ष्य देख सकते हैं कि कैसी आता है। अपने आप कैसे? ऊपर आप काटेंगे ही पैया को तब जब गरुड़ आएगा, तब तक नहीं काट सकते, चाहे 3 दिन लग जाएं। हम आज पूजा लेके गए हैं पैया के लिए, पैया पर हथियार तब चलेगा, उसके नीचे सांप रखे होते हैं आटे के, लेकिन आप वृक्ष पर हथियार तब चलाएंगे जब ऊपर आपको गरुड़ उड़ता हुआ दिख जाएगा। सुन्नी गरुड़ कहते हैं, जो उस समय भगवान विष्णु का वाहन है ये कहा जाता है। जब वो आता है तब जाके पैया काटा जाता है, पैया की पताका तब बनाई जाती है। तो ये परंपरा आज भी है, तभी होता है वो। मज़ेदार बात ये कि जो देवता नचा रहे थे उन्होंने कहा है कि ये 5:10 तक आ जाएगा। मज़ेदार बात है कि 5:09 पर ऊपर गरुड़ आ गया था। ये कैसे बता दिया? मैं साक्षी हूँ उसका, ये पोखरा ब्लॉक की बात है। तो ये है मतलब जो चीज़ें हैं। तो हमारा कहना ये है कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमें प्रकृति से और गंभीरता से जोड़ती हैं और निकट लाती हैं प्रकृति के, कि ऐसा भी है। हम जब हमारे यहाँ गाय भी आती है, भैंस भी आती है, 11वें दिन हम उसकी पूजा करते हैं। उसकी पूजा में देखिए कितना सुंदर वो है कि जो बधान पूजा होती है उसमें खिलने की लकड़ी के ये
लकड़ी लगाई जाती है जिसके 4 वो होते हैं, तो 4 यानी धन, उसकी पूजा की जा रही है। तो आप कैसे प्रतीक स्थापित कर रहे हैं, ये जो बिंब आप उठा रहे हैं लोग के जिन्होंने इसकी शुरुआत की, वो कैसे लोग रहे होंगे। क्योंकि सभ्यता की बात कर रहे हैं, पहाड़ी शादी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पहले कैसा होता था और अब क्या बदल गया। अब तो खैर काफी कुछ बदल गया है, बट पहले के जो कॉम्प्रोमिनेंट्स थे और जो पहले के जो रीति रिवाज थे वो क्या थे। हमारे यहाँ जो न्योता देने की परंपरा रही, अब तो व्हाट्सएप के ज़माने में वैसे ही चला जाता है, अब तो डिजिटल कार्ड जाते हैं बाकायदा। तो हमारे यहाँ डल्ली देने की परंपरा थी कि 2 लड्डू या भूड़ी, दाल की पकौड़ी जिसको कहते हैं, भूड़ी कहते हैं हमारे यहाँ, उसको देने की परंपरा थी कि आप जिसको बुला रहे हैं उसको ये दे के आएंगे। तो हर घर जाके हर घर जा करके, अच्छा, हर घर जा करके। तब ऐसा नहीं था कि जैसे आज आपके और हमारे संबंध बने हुए हैं कि आप और मैं पॉडकास्ट के जमाने वजह से मिले, हमारे बहुत अच्छे लाइक मिल गए, तो भाई उसको जरूर बुलाना, ये वाला संबंध नहीं था। है ना, वो संबंध वो थे जो गांव के प्रगाढ़ संबंध थे, हमेशा हमेशा के संबंध थे। कभी कई रिश्तेदारों की वजह से, कहीं नज़दीकी गांवों की वजह से, तो कितने होते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन बहुत कम भी नहीं होते थे। तो अगर वो 300 जगह गए तो 300 जगह 2-2 लड्डू लेकर के ये गए। न्योतेर की जो परंपरा थी, न्योतेर की परंपरा में जब रिश्तेदार आते थे, गाँव के लोग आते थे, तो हम लोगों की शादियाँ जो आज शगुन की परंपरा है, न्योते की परंपरा है, अब तो तरह तरह के नाम हैं, लेकिन कायदा ये था कि एक परिवार की शादी सबके सहयोग से हो जाती थी। जो मिल गया वो आज के समय में तो अगर न्योतेर तो कॉकटेल में बदल गया और लोगों ने इसको अपनी स्टेटस सिंबल बना दिया, ये प्रतिष्ठा से जोड़ दिया कि ये नहीं है तो क्या है। तो ऐसे समय में उन शादियों की छवि को देखना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। फिर दही परोठी की परंपरा थी कि बारात के साथ दही जाती, दही को सगुन माना जाता है, दही को मालू के पत्ते से बांध करके उसमें पकौड़ियाँ लगाकर, बाकायदा पकौड़ियाँ लगा करके वो जाती थी। पहले वही जाते थे, उसके साथ स्याही पट्टा जाता था, यानी कि जो बारात की पूरी जानकारी होती थी। और जिसमें एक चीज़ ये होती थी कि लगन कब है, कि इतने समय लगन है, इतने बाराती आ रहे हैं, तो बारात से कुछ समय पहले वो जाते थे, वो इस तरह की सारी जानकारियाँ देते थे। आज वो सारी चीज़ें, फ़ोन भी एक पार्ट है उसमें कि उसने भी ये सारी चीज़ें, शायद इसकी आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही रही है। ढोल दमाऊ की जो परंपरा थी, शादी में निशान की ध्वजाएं ले जाने की जो परंपरा थी कि जब दुल्हन के लिए बारात जा रही है तो सफ़ेद ध्वजा आगे जाती थी, और जब दुल्हन लेके आती थी तो लाल ध्वजा आगे आती थी। अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग का जमाना आ गया है, पर उस गांव की अभी भी डेस्टिनेशन वही है। मतलब वो ठीक है ना, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं उसने तो वहीं से शादी करनी है और परंपरा वही है। और शादी में मांगल गीतों की बहुत अहम भूमिका होती थी पहले, बहुत अहम भूमिका आज भी। खैर आज वापस आने लगी है, वापस अब तो ग्लैमराइज ढंग से वापस आ रही है। बिल्कुल। अब वो इसलिए नहीं है कि वो मांगल की परंपरा है, इसलिए है कि हमारे यहाँ मांगल भी हो रहे हैं, फैंसी हो गया है। तो वो पर ये अच्छी बात है। पर उसमें एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि जब हम मांगल का काम कर रहे हैं तो ये अनुष्ठानिक परंपरा है, तो जो चीज़ें जिस समय हो रही हैं मांगल उसी समय से जाए, उसी का जाए। कई बार ये अगर शादी हो रही है और मांगल के नाम पर कोई मुंडन का मांगल लगा दे तो ये ऐसा, इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग इस काम को कर रहे हैं, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस पे ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि विधा ही बदल जाएगी। शादी में बहुत सारी चीजें पहले हुआ करती थी कि टेंट नहीं लगते थे, वो एक झिलमिल लगती थी और तिकोने से पेपर के और कालर करते थे। खाने जो हम खाते हैं आज की डेट में, पकौड़ी तो फिर भी कई जगह बनती है, लेकिन लाल भात बना करता था या कुछ इस तरह की चीजें हुआ करती। इसको लाल भात नहीं बोलते, अच्छा, इसको मीठा भात बोलते। मीठा भात बना करता। और लाल भात, इसकी मैं बता रहा हूँ हाँ। कल्चरली क्या अंतर है लाल भात और मीठा भात में। भात तो वही है। हाँ। लाल भात उसको कहते हैं जब आप 13वीं या वार्षिक अनुष्ठान में गए हैं तब उसको आप लाल भात कहते हैं। उसी भात को अगर आप शादी में हैं तो ये मीठा भात है। अच्छा। भात तो एक ही है,
पर नाम दो हैं। हाँ, पंगत की परंपरा इतनी सुंदर परंपरा। आज देखिए कि जब भी हम बफे सिस्टम में खाना खाते हैं, उस सिस्टम के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जितने लोग हैं कदाचित उतने ग्रुप बने हुए हैं। जो मेरे धड़े के लोग हैं, धड़ेबाजी है, मतलब पंगत सिस्टम में कोई धड़ा नहीं था। आपके साथ कोई भी बैठ सकता है, वो उस पूरे क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, वो भी बैठ सकता है लेमैन के साथ में। उसके बगल में कोई और बैठा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वालिटी का भी इक्वालिटी का, समानता का भाव। और इसके लिए आज भी ऐसा होना, हम कह रहे हैं कि अगर हम सलीके से बिठाएं, भाई ठीक है, समय के साथ हम रोग व्याधियों से भी ग्रसित हुए, जो लोग नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए कुछ और व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो बैठ करके एक साथ खाएंगे तो उस खाने का आनंद अलग है। पहले कोई नहीं उठेगा, जब तक सारे लोग नहीं खाएंगे तब तक कोई नहीं उठेगा। जब खाना परोसा जाने लगा होगा तो बीच में कोई नहीं आएगा, सिर्फ वही रहेंगे, सरोवर जो हैं जो खाना बनाने वही रहेंगे। तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी कितना महत्वपूर्ण है। आपने नेगी जी के साथ भी बहुत सारा समय गुजारा है, कैसा उनके साथ अनुभव रहा पौड़ी से निकल के जब आप इतने बड़े स्टेज पे गए और आज की डेट में तो आप कल्चर को ही विस्तारण दे रहे हैं? क्या अनुभव रहे स्टार्टिंग से जो आपने काम करा है? पिछले 35 साल से श्रद्धेय नेगी जी के साथ में हूँ और उनके साथ रहने का ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज जहाँ पर हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उनके सानिध्य ने मुझे कसा भी, सलीका भी समझाया, तहजीब भी बताई और मुझे सीखने का मौका मिला। जब भी आप किसी बड़ी डिग्निटी के साथ में रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्वतः स्फूर्त ढंग से समझनी होती हैं। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है, ये आपको वक्त सिखाता है, उस व्यक्ति के साथ रहने वाला वक्त। तो ये चीज़ें आई तो उससे बहुत चीज़ समझ बनी, कल्चर को समझने का मौका मिला। और नेगी जी के साथ रहना शायद सबके लिए सौभाग्य की बात होती है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इतने सालों से हूँ और उनके साथ आकर के मैंने देश दुनिया देखी। उनके साथ आकर के मुझे ये समझ आई कि संस्कृति क्या होती है, कि संगीत की दुनिया कैसी होती है और इससे सबसे ज़्यादा कि नरेंद्र सिंह नेगी क्या हैं। आज भी समझ रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह नेगी क्या है। मैं 35 साल हो गए लेकिन उनका जो सृजन है आज भी सवाल खड़े करता है कि नरेंद्र सिंह नेगी क्या है। क्या है नरेंद्र सिंह नेगी? यही तो जांच का विषय है मेरा भी कि उनको समझना, कितना सृजन, कहाँ क्या लिखा, क्या सौम्यता, कितने सलीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे नरेंद्र सिंह नेगी हमारे हैं। उन्होंने गढ़वाली में लिखा, उन्होंने गढ़वाली में गाया और पूरी दुनिया के लोक में, अगर बात करें पूरी दुनिया के लोक में, कह रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया के लोक में प्रेम के, सौंदर्य के गीत लिखने वाले अद्वितीय लेखक और गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। अगर हम खुद की बात करें, नॉस्टैल्जिया की बात करें कि जो खुद लगते हैं, उनसे बेहतर लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है आज भी पूरी दुनिया में। वो ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं कि हम ये दावा कर रहे हैं इसलिए कि ये है। हम पूरी दुनिया के साहित्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम अनुवाद के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन हम कोशिश जानना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या अद्भुत लिखते हैं, कितना सुंदर लिखते हैं। हमारा जो मजाक का जो सबसे बड़ा रिश्ता है, जीजा साली का जो रिश्ता है, कितने मर्यादित ढंग से वो बात करते हैं, उनके गीत कितने सुंदर ढंग से आते हैं। ये सटायर, उनका सटायर, उनका जवाब नहीं है, कितनी सरलता से कहते हैं। माना ढूंढू बकरू भागी पर जो बंधी छो चुकाएगे, माना लंगड़ा बकरा भाग गया ये समझ आए, पर जो बांधा हुआ था वो कहाँ गया, ये सटायर है। तो ये उनका, तो ये हम बड़े गौरवशाली महसूस करते अपने को कि हमें उनको सुनने का मौका मिलता है, उनके साथ रहने का मौका मिलता है। मैं तो उनको मंच पे बुलाता हूँ तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। आपने बहुत नॉस्टैल्जिया मुझे भी दे दिया है। जब आपने फर्स्ट टाइम उनके साथ काम किया था तो वो कैसा था? उस टाइम पे आपके जहन में क्या चल रहा था और कितना बदलाव हुआ इन 35 सालों में? आपने बात करी नेगी जी के गीत जब हम रेडियो में सुनते थे तो तब आकाशवाणी नजीबाबाद से गिरी गुंजन कार्यक्रम आता था शुक्रवार की रात को, और मैंने उसमें फरमाइश भेजी और मेरा नाम आ गया नेगी जी के साथ। तब मैं 7वीं 8वीं का छात्र था।
अच्छा। तो 2-3 बार मेरी फरमाइश उस समय आई और मैंने उनको पहली बार 1985 में देखा लैंसडाउन के कार्यक्रम। तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं कद का बहुत छोटा था। तो मेरे साथी थे लखपत राज, वो हम दोनों रूममेट थे, उन्होंने मुझे कंधे में उठाया, तब जा कर के मैंने देखा सबसे पीछे है। फिर उसके बाद मैंने उनको 92 में देखा पहली बार सामने। तब वो उनकी किताब खुचकंडी का लोकार्पण था, जिस धर्मशाला में उनका लोकार्पण हो रहा था वहाँ पर बहुत बड़ा हॉल था और उसमें सिर्फ 18 लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर योगेश धस्माना थे जो उसका संचालन कर रहे थे। तो मैं तो जानता ही नहीं था, तो मैंने पूछा कि ये कौन है, कि यही तो है नेगी जी। और मैं उनको देखता रह गया, क्योंकि उनका फोटो तब सिर्फ रैपर में आता था कैसेट के। और हम जिन घरों से थे, हमारे घर तो टेप रिकॉर्ड भी नहीं थे, तो हमने वो रैपर भी कहाँ देखना था। तो वो ऐसा नहीं था, उस तरह की समझ मालूम भी नहीं था कुछ नहीं, कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, किसी पता ही नहीं था। अब वो मेरे सामने बैठे थे, तो मैं उनसे वैसे छू तो सकते नहीं, तो मैं टच कर दिया, उनको घुटना लगा दिया। वो थोड़ा खिसक गया, तो मैं थोड़ा फिर खिसका, मैंने भी लगा दिया। तो उन्होंने कहा भूला जगह नहीं होनी अकमा। और मैं काटू तो खून नहीं, मैं इतना वो हो गया, शर्मिंदा हो गया कि उसके बाद फिर क्या हुआ कि खुचकंडी का विमोचन हुआ। उस विमोचन में दस्ताना जी ने कहा कि गणी तुम भी बोलोगे इसमें। मैं अमर उजाला में लिखने लगा था तब, तो मैं वो रिपोर्टिंग के लिए गया था। तो मैं गढ़वाली कविता लिखता था, मैं आकाशवाणी से आने लगा था। मैं 1988 से आकाशवाणी में कविता ही पढ़ने लगा था। तो उन्होंने कहा कि तुम बोलो। मैंने कहा हम तो उनको देख करके बड़े हुए हैं, हम नहीं बोल सकते, नेगी जी पर बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। कि नहीं कुछ ना कुछ तो बोल। तो मैंने कहा मैंने माँ पर एक कविता लिखी है, मैं इसको पढ़। जब मैंने वो कविता पढ़ी, नेगी जी अपनी जगह से उठ गया, उन्होंने जोर से बाहों में भरा और कहा कि बोला मैं सोच रहा था कि हमारे बाद कोई नहीं लिख रहा है, तुम बहुत बढ़िया लिख रहे हो। तो अंकिता वो हाथ आज भी यही है। और उसके बाद से आपने काम करना स्टार्ट किया? इसके बाद एक कवि सम्मेलन होता, बहुत ऐतिहासिक कवि सम्मेलन, तो पौड़ी में हुआ था वो, जिसमें भजन सिंह भी थे, अबोध बंधु बगुणा थे, कन्हैयालाल दंडियाल थे, महेश तिवारी थे। और जब ये कार्यक्रम हुआ तो नेगी जी ने कहा कि इसका संचालन तुम करो। मुझे पता ही नहीं था संचालन किसे कहते हैं, कि क्या करना है, कि ना उनको बुलाने काम तो करे। मैंने कहा मेरे पास का नहीं, तेरे पीछे मैं बैठूंगा। ये इतनी बड़ी ताकत थी। मैं गढ़वाली तो मैं पढ़ता ही था, मैंने पढ़ करके बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम, अद्वितीय कार्यक्रम, कि उस प्रसाल में कम से कम 1500 लोग बैठे हुए थे और 1000 लोग बाहर खड़े हो रखे थे उसके बाहर। और वो कवि सम्मेलन चल रहा था, ऐतिहासिक कवि सम्मेलन था। वो उस संचालन के बाद भाई साहब ने मुझे अपने साथ जोड़ दिया था। तो उन्होंने ढूंढा आप में ये? ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ने सौंप दिया उनको मुझे। अब क्या आपको उनमें बदलाव दिखाई देते हैं? कुछ बदलाव नहीं, जो उनका अपना स्टाइल है वो आज भी है। और हमने ये देखा कि इतने सालों में सब लोग चाहते हैं। मुझे ये पता नहीं है कि मैं मुंबई कितने बार प्रोग्राम देने गया हूँ, मुझे ये आइडिया नहीं है। इतनी बार हमने प्रोग्राम देते वहाँ, अमृतसर, गुजरात के। तो जब जाते हैं तो साथ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नेगी जी के साथ आज 5 स्टार में डिनर करेंगे। तो वो बोलते हैं कि आज शाम को चलेंगे। भाई साहब कहते हैं हाँ चलेंगे। उसके बाद जब कार्यक्रम होता है, जब रिहर्सल हो गई तो उन्होंने कहा कि चलते हैं। हम कहे चलना कि यहीं खा लेते हैं, सब यहीं हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेगी जी 5 स्टार में खाने के लिए गए हों और आर्टिस्ट एक जगह, जहाँ खाया सर एक साथ। जब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम स्लीपर में गए हों, नेगी जी एसी में गए हों, पूरी टीम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम ट्रेन से चले गए बाई एयर चले गए। हम बाई एयर भी एक साथ गए हैं, एसी में भी एक साथ गए हैं, स्लीपर में भी एक साथ गए हैं, और जो मैक्स गाड़ियाँ इनमें भी एक साथ गए हैं। तो वो कभी किसी कलाकार से कभी अलग, पूरी टीम एक यूनिट की तरह जाती है। ये उस आदमी की बहुत बड़ी क्वालिटी है। ऐसा होता नहीं है, हम औरों को भी तो देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समय के नाम पर भी कैसे समझौते हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। शायद इसीलिए वो ये लेजेंड है, और लेजेंड इसीलिए बाकी लोगों से डिफरेंट होते हैं। यही बात है, बड़ा आदमी हर चीज में बड़ा होता है, और वो बड़ा होना एक अलग तरह का संस्कार है, जो मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में एक देवत्व की प्राप्ति है जी। किसी व्यक्ति का ऐसा सरल हो जाना, डाउन टू अर्थ हो जाना, आप मिलेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप कई सालों से जानते हैं इनको। छोटे से कुछ 2-4 सवाल मैं आपसे पूछूंगी और एक शब्द में आपको उनके आंसर देने हैं, रैपिड फायर। गढ़वाल का या गढ़वाली भाषा का या कुमाऊनी भाषा का कोई सबसे खूबसूरत शब्द जो आपको लगता हो? खुद मतलब याद। कोई उत्तराखंड का सबसे अंडररेटेड फेस्टिवल? पंचमी के जो स्नान होते हैं,
बसंत में जो है वो अद्भुत होता है। कोई एक ट्रेडिशन जो कभी खत्म नहीं होना चाहिए? प्रणाम करने की जो परंपरा है ये खत्म नहीं होनी चाहिए। आपका कोई फेवरेट गढ़वाली फोक सॉन्ग? वो नेगी जी का ही गाया हुआ सॉन्ग है, लोकगीत है। हे बखरी बनवार कै पर खोलो तुम्हारी अनवार। आपने क्योंकि ये गाना गाया तो मुझे एक सवाल मन में आ रहा है कि जो प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा उच्चारण है, वो भी भाषा का अब रह नहीं गया, लहजा नहीं रह गया है। जो लोग निरंतर भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं वहाँ ये दिक्कत आती है, जो निरंतर बोल रहे हैं वहाँ नहीं है। हम गांव में माँ बहनों को देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। वो प्रोनाउंसिएशन सॉलिड जो है, जो जाना चाहिए वही आता है। जैसे ल को वो तो बोल ही नहीं पा रहे हैं कहीं, जो बोलना चाहिए, और उससे अर्थ के अनर्थ हो रहे हैं। रोला खोलोमा थोला मेलोमा, तो लो शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि वो बांसुरी बजा रहा है और उसकी जब उनका बांसुरी बजा रहे तो बांसुरी तो वसूला हुआ काटने वाला, अथा फ्लूट। तो ये सारे अंतर हैं। तो ये निरंतर भाषा की निरंतरता के अभाव में प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो। स्कूल में पढ़ा के ठीक हो पाए? क्यों नहीं होगा? ये पढ़ा के क्या, ये तो बच्चों को अगर हम भाषा से जोड़ के रख दें, और जगह कई पूरी दुनिया में इस तरह की परंपरा है कि आप अपने मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को घर में मातृभाषा में ही बात करेंगे। दुर्भाग्य से इस देश की ऐसी परंपरा हो गई है कि अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी में भी बात करते तो पेनल्टी पड़ जाती है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। भाषा बचेगी कैसे? भाषा षड्यंत्र का शिकार है। षड्यंत्र का शिकार है? तो भाषा तो षड्यंत्र ही तो है ही है। अपनी भाषा को छोड़ना, मुझे ये कह दिया जाए कि अपनी भाषा छोड़ दे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और भाषा न बोलने की सर पर मरना पसंद करेंगे। अगर जीवन और भाषा में एक पक्ष है तो पहले भाषा की तरफ जाएंगे। भाषा है तो जीवन है, तो वो कमिटमेंट होना चाहिए। आपकी फेवरेट गढ़वाली कहावत क्या है? तो ये कहावत है कि मार्जनी तो कांधम क्या है, अगर मारा नहीं तो कंधे में क्या है। ये तो जब तुमने काम ही नहीं किया ऐसा, तो ये ऐसा क्यों हो गया, ये है ना। पर नेगी जी के गीत फ्रेज के पोजीशन में पहुंच गए हैं, वो कहावतें हो गए हैं। और अमूमन कई बार मेरे मुंह से अगर आप फ्रेज की बात कर रहे हैं तो उन आना पखाना से ज्यादा कई बार ये निकलता है कि खैरी का अंधेरों में खोजयूं बाटू सुख का उजाला माँ बिरड़ गयूं, आँखा बूझी सुलझनी गेड़ आँखा खोली अलझी गई। तो वो जो गीतों के जो बोल हैं नेगी जी के, वो अपने आप में उसकी तरह के हैं कि जो लोकोक्तियां बन गई हैं, कहावतें बन गई हैं। आपकी कोई फेवरेट पहाड़ी डिश? चैसू और भात खूब पसंद करते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत अभाव है तो मैं यहीं पे अपना ये पॉडकास्ट समाप्त करना चाहूँगी। और बहुत ही अच्छा लगा, हमारे को भी ये सौभाग्य मिला था कि नेगी जी हमारे पॉडकास्ट में आए थे, और आज आपके साथ बातचीत करके ऐसा लगा कि एक और एनसाइक्लोपीडिया हमारे पास आ गया जो हमें कल्चर, हमारी बोली भाषा के बारे में इतनी कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। आपने इतना इंस्पायर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूँगी कि मैं अपने कल्चर के बारे में और चीज़ें जान सकूं और जान के बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकूं। हमारी अपेक्षा भी आपसे है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।